जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा मेरा मानना है कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया ठंडी, आप बिल्कुल रजाई में बैठे हुए हैं और आग के पास बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, ऐसा आपका बढ़िया ठंडी बढ़िया कट रहा है। लेकिन कुछ न कुछ आपके उस आनंद में व्यवधान तो डालना ही था। इसलिए आज आप बच्चों, आपके लिए एक नया चैप्टर, क्योंकि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने संभवतः आपको याद होगा, याद तो होना ही चाहिए, रिस्पायरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर खत्म किया है। तो अब हम जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, एक मुख्य बात यह है, क्योंकि आपको ये वीडियो में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो आप 1 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज करें और भाग के जाएं, एनसीईआरटी लेकर आएँ, क्योंकि हम लोग पहला जो पन्ना पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और इस चैप्टर के लिए हमें एनसीईआरटी साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आप वीडियो को बंद करें 1 मिनट के लिए और जाएं एनसीईआरटी लेकर आएँ। ठीक है बच्चों, तो आप संभवतः एनसीईआरटी लेकर आ गए होंगे और आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले, या इसमें बच्चों जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, इस चैप्टर की एक भूमिका समझें कि इस चैप्टर में हमसे क्या कहा जाएगा। अच्छा, आपको याद है कि अभी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और उसके बाद आपने रिस्पायरेशन पढ़ा और नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सामने लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्रोथ होना है और डेवलपमेंट होगा। यदि ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। किसकी बात की गई है? प्लांट की बात की गई है। यानी प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बच्चों, इस चैप्टर के लास्ट में संभवतः आपको याद होगा, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में कुछ हार्मोन पढ़ाए थे। यदि आपको नाम ध्यान हो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ABA होता है या जिबरेलिन होता है या साइटोकाइनिन होता है, ये हम लोगों ने नाम लिया था। हम उस हार्मोन को यहाँ पर हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। वो फैक्टर इंटरनल भी हो सकते हैं, वो फैक्टर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो फैक्टर जेनेटिक भी हो सकते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही जब इस चैप्टर को हमें शुरू करना है तो इस चैप्टर में हम एक बात ये जाने कि शुरुआत में हमसे एनसीईआरटी क्या कहती है। अच्छा, एक लाइन हमको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर। एनसीईआरटी ये कहती है कि जितने भी आज के समय में सेल हैं वो सभी जाइगोट की संतानें हैं। एक बार सोचो, क्या ऐसा एनसीईआरटी सही कहता है? एनसीईआरटी तो सही कहता है, लेकिन फिर भी सोचो, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा, अभी हम लोग जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो लाइन हमको मिलेगा। एनसीईआरटी ये लिखती है कि जितनी भी सेल, जितने भी ऑर्गन आज के समय में है प्लांट में, इवन हम में भी, वो सभी जाइगोट की संतानें हैं, जाइगोट की औलादें हैं या जाइगोट की ऑफस्प्रिंग हैं। तो बिल्कुल सही बात है, गलत थोड़ी नहीं कह रहा है, सही कह रहा है। अरे भाई, जाइगोट कैसे बना? दुनिया जानती है इस बात को, तुम भी जानो। स्पर्म और ओम फ्यूज हुआ, यदि हम ह्यूमन की बात करें, स्पर्म ओम फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट एक सिंगल सेल है, तुमको पता है कि जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब हम लोग आज के समय जैसे यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर इस समय करोड़ों सेल्स है। वो सारी सेल्स कहाँ से बनी? उसी जाइगोट के मल्टीपल डिवीजन से बनी। तो ऐसा कह देना बिल्कुल गलत नहीं है कि हाँ सारी सेल जाइगोट से बनी हुई है, सही बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी ने लिखा। दूसरा, इस डेवलपमेंट में एनसीईआरटी हमसे एक बात यह भी कहती है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है कि प्लांट में पहले वेजिटेटिव फेज आता है, उसके बाद फ्लावर आते हैं, उसके बाद फ्रूट आते हैं, उसके बाद सीड आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता पहले सीड ही आ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है कि पहले फ्लावर आ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? अरे आना बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये एनसीईआरटी ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कोई क्रम होगा, एक कोई सीक्वेंस होगा, तभी वो इस फॉर्म में, सिक्वेंशल फॉर्म में आ रहा है। जैसे आपने क्लास 10th के स्तर पे पढ़ा होगा, किसी एक ऑर्गेनिज्म में, या हम स्पेसिफिक हो जाएं प्लांट के लिए, तो उसके ज़िंदगी में, उसके लाइफ स्पॉन में हमको 3 से 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला क्या? पहला तो उसका जन्म है ही ऐसा कि हाँ भाई, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो है वो मरेगा, तो जन्म है फिर मरेगा। लेकिन इस जन्म और मरने के बीच में भी जो कुछ फेज है वही तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अरे आना बोलो यार। तो किसी ने जन्म लिया, वो उसका बर्थ है। बर्थ के बाद मैच्योर होने तक का उसका जो सफर है बच्चों, उसी को प्लांट में हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्या कहोगे? वेजिटेटिव फेज कह लो या जुवेनाइल फेज कह लो, ठीक। उसके बाद जब वो वेजिटेटिव फेज खत्म होगी तो मैच्योरनेस आएगी। मैच्योरनेस का मतलब प्लांट के रिस्पेक्ट में क्या है? उसमें पॉलिनेशन होगा, उसमें ऐसा कह सकते हो कि फ्लावर आएंगे, यही प्लांट का मैच्योरनेस है, ठीक है। फ्रूट बनेगा फिर, क्योंकि तुमको मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ाया कि हाँ भाई, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो ओवरी है वह फ्रूट बनाएगी, जो ओव्यूल है वो सीड बनाएगा,
इसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, ठीक, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये मैच्योरनेस का जब फेज चला गया उसके बाद सेनेसेंस का फेज आएगा, यानी बुढ़ापा। अरे सोचो ऐसे, अपने अपने ज़िंदगी से कनेक्ट करो कि पहले जन्म हुआ, अच्छा अपने अपने आप पे सोचो, पहले जन्म हुआ, फिर तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद तुमको मेडिकल कॉलेज मिल गया, तुम वहाँ गए मेडिकल कॉलेज में, तुमने अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक लगभग 60 साल तक का समय वहाँ बिताया, ठीक। उसके बाद मतलब तुम 50 से 60 साल के बीच में वृद्धावस्था में आ गए, और एक समय एक ऐसा आएगा जो कि शाश्वत सत्य है, मृत्यु। यानी 4 फेज हुए, एक तो बर्थ, ठीक, दूसरा बर्थ के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आने के पहले का जो फेज है उसको हमने कह दिया कि वो जुवेनाइल फेज है, फिर सेनेसेंस फेज है, और उसके बाद क्या होना है, डेथ होना है। तो फिर एनसीईआरटी कहती है ऐसा ही क्यों होता है कि पहले बर्थ होगा। एनसीईआरटी ने आपसे पूछा, उसको पता है कि आप कितना सोच सकते हैं, तो उसने पूछा पहले बर्थ हो रहा है, फिर वेजिटेटिव फेज आ रहा है, उसके बाद मैच्योरनेस आ रही है, फिर सेनेसेंस आ रहा है, फिर डेथ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो भी इस चैप्टर में हम जानेंगे, ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर में बच्चों हमको बेसिकली डिस्कस करना है ग्रोथ को और किसको, डेवलपमेंट को, ऐसा हमने आपसे कहा। तो पहले हम एक बार समझें कि एनसीईआरटी हमसे भूमिका में क्या कहना चाहता है, इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि ग्रोथ क्या है। बच्चों ध्यान से सुनना, पहले हम ये समझ लें कि एनसीईआरटी ने हमसे क्या कहा। जब हम ये समझ लेंगे फिर हम समझेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। तो ऐसी आशा है आप सभी लोग एनसीईआरटी लेकर आ ही चुके हैं। चलिए सभी लोग एनसीईआरटी खोलिए पहले, क्योंकि कुछ टेक्निकल कारण ऐसे थे कि इस पे आपकी एनसीईआरटी अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए पहले आप एनसीईआरटी खोलें। ऐसा मान के सोचें या मान के बैठें कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और वही बात कि यदि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो मामला गड़बड़ है, एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास। चलिए आइए देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। कहती है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। ये कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में तुमने शायद ऑर्गेनाइजेशन के विषय में पढ़ लिया कि रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है, उसके मॉडिफिकेशन क्या है, ये सारी बातें हमने उस चैप्टर में पढ़ ली, ठीक, बहुत बढ़िया पढ़ लिया। कहते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा कि वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड अराइज एंड दैट टू इन ऑर्डरली सीक्वेंस। क्या तुमने सोचा कि ये सारे लोग कहाँ आते हैं और क्यों एक ऑर्डरली सीक्वेंस में आ रहे हैं। यू आर बाई नाउ अवेयर ऑफ टर्म सीड। कह रहा है कि अब तक तुम ये जान चुके होगे, जानते हो कि नहीं जानते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जानो कि सीड क्या है, सीडलिंग क्या है। अब सीड तो दुनिया जानती है कि सीड क्या होता है, आप जानते होंगे सीड क्या है। अरे भाई सीड तो देखा, ये सीडलिंग क्या है जो आप नहीं जानते होंगे। अरे जब एक सीड जर्मिनेट होगा तो शुरुआत में उसमें जो छोटा सा रूट, छोटा सा स्टेम और छोटे छोटे नन्ही नन्ही पत्तियां आ रही हैं, उसी को बच्चों सीडलिंग कहते हैं। मतलब एक कोई सीड है जो कि जर्मिनेट हो रहा है, जर्मिनेशन की प्रोसेस में है, शुरुआत हुई है जर्मिनेशन की, छोटे छोटे पत्तियां बनी हैं, उसी को हम सीडलिंग कहेंगे। प्लांटलेट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांटलेट क्या है। एक नाम आपने बच्चों पढ़ा होगा, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है, उसकी पत्तियां होती हैं, जब उसकी पत्तियां सॉइल पे गिर जाती हैं, जमीन पे गिर जाती हैं, मिट्टी पे गिर जाती हैं, तो उन पत्तियों से भी छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं, छोटे छोटे प्लांट आने लगते हैं, उसी को प्लांटलेट कह के पुकारा गया। क्लियर है बात। तो प्लांटलेट है, मैच्योर प्लांट तो दुनिया जानती है। फिर कहता है यू हैव आल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गिर्थ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप ये बात जानते हैं क्योंकि आपने एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ रखा है। हमने आपसे ऐसा कहा भी था कि आपको इस चैप्टर के पढ़ने के पहले एनाटॉमी आपको डिस्कस कर लेनी है, आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपके नोट्स में वो है, ठीक। हाउएवर द लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट आल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली एंड सम टाइम रिपीटेडली। मतलब यह है कि जो पत्तियां, जो फ्लावर उस प्लांट में आ रही हैं, आएंगी और गिरेंगी, कोई आएगा कोई जाएगा, वही सीक्वेंस यहाँ पे लिखते हैं। व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन करो। कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि फ्लावर आने के पहले वेजिटेटिव फेज आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। फिर कहते हैं ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप वैरायटी ऑफ टिश्यू, इज देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, टिश्यू, organ and a function they perform. Can the structure and the function of these be altered? जो मेल लाइन हम आपके सामने डिस्कस करने चाह रहे बच्चों वो ये है, इसको 15 बार अंडरलाइन करो। All cells of plant are descendants of zygote। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ है एग्जाम में। All cells of the plant, descendants का मतलब होता है वंशज। हिंदी में यदि हम वंशज या और स्पेसिफिक करें इसको बायो के टर्म में तो ऑफ स्प्रिंग। कह रहे हैं कि जितनी भी सेल हैं
वो सारी सेल जायगोट की औलादें हैं, जायगोट की संतति है, जायगोट की वंशज है, जायगोट की ऑफस्प्रिंग, जायगोट का जहन्नुम कुछ भी है। मतलब ये बात तुमसे कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी सेल है वो कहाँ से बना है, जायगोट से, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये एक छोटी सी भूमिका थी जो आपके सामने डिस्कस करना था। चलिए आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और शुरुआत से बिल्कुल डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है। अच्छा बच्चों एक बात और, आपको लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में मैंने कहा था कि कुछ कैरेक्टर होते हैं और उसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्रोथ की बात की थी, क्या हम ग्रोथ को, उस चैप्टर से याद करो, क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं? क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो हमने कहा कि भाई ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते कि वो जिसके अंदर ग्रोथ हो रहा है वह लिविंग है, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा वह नॉन लिविंग है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने समझा था कि यदि आज के समय में, यानी आज के डेट में यदि आप जैसलमेर जाएं तो हो सकता है कि आपको इतना बड़ा एक रेत का टीला दिखाई मिले, और आप एक महीने बाद जाएं, हो सकता है हवा चल रही हो, कुछ भी हो रहा, व्हाटएवर हो रहा हो, तो इस रेत के टीले की ऊंचाई इतनी हो गई। तो ग्रोथ तो यहाँ भी हो रहा है, तो क्या इसको कहने कि ये जिंदा है क्या? अरे नहीं है। तो ग्रोथ को तो माना ही नहीं है कि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर डिस्कस क्यों किया गया? क्योंकि भाई ग्रोथ तो हो ही रही है। अरे भाई लिविंग की यदि हम बात करें, अरे याद करो तुम बचपन में इतने बड़े रहे होगे, कह दो बचपन हमको कैसा याद रहेगा, अरे फिर भी कोई फोटो वोटो घर में देखो तो इतने बड़े रहोगे, आज तुम्हारी लंबाई ठीक ठाक बड़ी है। तो ग्रोथ इसीलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया। हम बिल्कुल वही शुरू करेंगे बच्चों जहाँ से एनसीईआरटी ने शुरू किया। एनसीईआरटी इस ग्रोथ के रिस्पेक्ट में क्या लिखती है, बहुत ध्यान से सुनना। चलो देखो, एनसीईआरटी लेके बैठना, हर एक बात को सुनना ध्यान से जो कि आपसे कहा जाएगा। देखो एनसीईआरटी बच्चों ये लिखती है कि जो ग्रोथ है यह एक परमानेंट, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज परमानेंट इंक्रीज है, परमानेंट इंक्रीज इन, ध्यान से सुनेंगे, इन साइज ऑफ, एक एक शब्द का मतलब है बच्चों साइज ऑफ ऑर्गन। यानी कह रहा है कि ग्रोथ जो है एक परमानेंट इंक्रीज है, और एक शब्द इसमें और जोड़ना है कि परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है। इस बात को यहां पर जोड़ा जाएगा, देखना, देखो कैसे, देखना ध्यान से सुनना। इस बात को यहां जोड़ा जाएगा कि ग्रोथ जो है एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है साइज ऑफ ऑर्गन में, या उस ऑर्गन के किसी पार्ट में, या उस ऑर्गन के एक इंडिविजुअल सेल में। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है इन साइज ऑफ ऑर्गन, या इसका कोई पार्ट या ऑर्गन या पार्ट, एनी पार्ट कह लो, या कह लो कि इंडिविजुअल सेल, कोई इसका एक इंडिविजुअल सेल इस ऑर्गन का। सुनना ध्यान से बच्चों, कह रहे हैं कि ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है किसी ऑर्गन के साइज में, उसके किसी पार्ट में, या उसके किसी एक इंडिविजुअल सेल में। यही तो ग्रोथ है। सर हमको नहीं समझ में आ रहा परमानेंट क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा इरिवर्सिबल क्या है। आओ समझे, इरिवर्सिबल का मतलब समझे कि ग्रोथ को कहती है एनसीईआरटी कि इरिवर्सिबल है। कैसे? ऐसे कि मान लो कि तुम्हारी हाइट आज के डेट में 5 फुट है। कितनी है? 5 फुट। अच्छा 5 फुट कैसे हुए होगे? पहले किसी दिन इतने बड़े रहे होगे, या किसी दिन बिल्कुल दिख नहीं रहे होगे। अरे जायगोट से बने हो ना, हमने तुमसे बार बार कहा कि तुम्हारा पहला दिन वो नहीं तुम पैदा हुए, तुम्हारा पहला दिन वो जो तुम जायगोट बने, और जायगोट तो माइक्रोस्कोपिक है, दिखता ही नहीं है। अरे ऐसा है, और आज तुम्हारी हाइट कितनी है? मान लो कि 5 फुट की है। तो क्या ऐसा होगा क्या कि तुम्हारी लंबाई कम हो जाएगी? अरे आना बोलो, यदि बढ़नी होगी तो बढ़ेगी, यदि नहीं बढ़नी होगी तो 5 फुट पे, अब वो यदि हम ह्यूमन की बात करें या एनिमल की बात करें तो 5 फुट पे कांस्टेंट है। अरे आना बोलो यार, इरिवर्सिबल का मतलब यह है कि जो एक बार 5 फुट का हो गया वो 4 फुट का नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा सर यदि किसी पैर कट गया, फर्जी बातें नहीं, मतलब यदि हम जेन्युइन बात करें तो ये है कि यदि एक बार किसी की हाइट बढ़ गई तो वो कम नहीं होगी, कम नहीं हो सकती, इसलिए वो कैसा है, वो इरिवर्सिबल है। क्या बात समझ में आती है? तो यदि हमें बच्चों फीचर लिखना हो ग्रोथ का कि क्या क्या फीचर हो सकते हैं ग्रोथ के, तो कह दो रे आंख बंद करके कि जो ग्रोथ है वह इरिवर्सिबल है। पहला पॉइंट तो यही कहो। ये सारे पॉइंट बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं। बस
इरिवर्सिबल की जगह पे एग्जाम में रिवर्सिबल कर दिया जाएगा, बस तुम बेहोश हो जाओगे। तो बेहोश नहीं होना है, कारण समझना है कि जो ग्रोथ है वो कैसा है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, बात रहने दो, हमको क्या दिक्कत है। दूसरा, यदि तुम 5 फुट के हो तो इसका मतलब तुम दिख रहे हो। अरे भाई, यदि हम 5 फुट के स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो यदि स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो हम ये कह दें कि ग्रोथ जो है वह कॉन्सिपिक्यूअस है। अरे ऐसा है, और याद करो इस शब्द को हम 2 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन बस एक अंतर है कि कॉन्सिपिक्यूअस नहीं, इनकॉन्सिपिक्यूअस पढ़ा गया था, और 2 जगहों पर। जाओ, आज यह फैसला तुम्हारे हाथों में है कि इनकॉन्सिपिक्यूअस कहाँ है, या आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे कि इनकॉन्सिपिक्यूअस कहाँ होता है। ठीक, तो एक तो मैंने आपसे कहा कि ग्रोथ इरिवर्सिबल है, दूसरा कॉन्सिपिक्यूअस है। कैसा है बच्चों, कॉन्सिपिक्यूअस यानी स्पष्ट है, यदि ग्रोथ होगा तो दिखाई देगा, बस सीधी सी बात है। ग्रोथ किसी भी रिस्पेक्ट में हो, किसी की नौकरी लग गई, उसका पैसा कमा रहा है तो दिख रहा है कि हाँ उसका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो पैदल चल रहा था, अब हो सकता है साइकिल से चल रहा हो। तो ग्रोथ किसी भी टर्म में हो, चाहे वो हमारे ऊपर हो या व्यवहारिक रूप से हो, तो वो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, तो कॉन्सिपिक्यूअस है एक बात। दूसरी बात बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चों ग्रोथ है यह इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व दोनों चीजें, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होता है ग्रोथ में। बहुत मुद्दे की बात है, समझना ध्यान से। यदि किसी इंडिविजुअल को ग्रोथ करना है तो उसको बच्चों एनाबोलिज्म भी करना पड़ेगा, कैटाबोलिज्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस और इंस्पायरेशन दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि एनाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है। अरे एना का मतलब बनना, कैटा का मतलब टूटना, कटना। तो यदि ग्रोथ करना है तो बनना भी पड़ेगा, टूटना भी पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। देखो, मैंने आपसे बार बार कहा कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, या जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, वो सब चोरी ही तो की गई है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से। आपको मैंने एग्जांपल बताया था, F0 F1 याद होगा आपको। F0 ऊपर धंसा हुआ है, पंखा, पंखुड़ियाँ, F1 प्रोटॉन डाला, पंखा चला, हवा मिला, ATP मिला। तो यदि किसी चीज को बनना है, यदि तुमको डॉक्टर बनना है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठंडी तो सबके लिए है, यह बात मैंने आपको क्लास में भी बताई है। तो यदि ग्रोथ करना है बच्चों तो एनाबोलिज्म भी होगा, कैटाबोलिज्म भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर आप कहेंगे ऐसे कैसे, यदि टूटेगा और बनेगा दोनों होगा तो फिर ग्रोथ होगा कैसे, मामला बराबर हो गया। ऐसा मैंने कब कहा कि हाँ भाई जो रेट है वो बराबर होगा। अरे भाई एनाबोलिज्म का रेट ज्यादा होगा, कैटाबोलिज्म का कम होगा। यदि एनाबोलिज्म ज्यादा है तो ओवरऑल तो ग्रोथ ही होगा ना। अरे आना बोलो, और याद करो, यदि कोई प्रोसेस एनाबोलिक है तो इसका मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अरे तुमने पढ़ा ना कि यदि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है तो लाइट एनर्जी चाहिए, और इंस्पायरेशन हो रहा है, टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। एनाबोलिज्म है, ज्यादा है एनाबोलिज्म, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। अरे आना बोलो यार। तो यदि ऐसा है तो इस पॉइंट को भी यहीं चिपकाओ। देखो क्या चिपकाओगे, ध्यान से देखना। यानी यदि ये पॉइंट है, यानी ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा पॉइंट क्या, कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कथा नहीं सुनना है, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। इस चैप्टर को तुम्हें हेडिंग डालनी है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है मे भी वीडियो, तो इसको एक स्लाइड लिखने के बाद वीडियो पॉज करना है। लिखने का तरीका, वीडियो पॉज करना है, पॉज करने के बाद इसको लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। खाली ऐसा नहीं कुर्सी पर बैठ के बिल्कुल भागवत सुन लेना है, तरीके से। ठीक, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट बात, पांचवी बात, कि यदि इतना सारा नाटक हो गया कि कॉन्सिपिक्यूअस है, एनाबोलिज्म है, एनर्जी चाहिए, तो ग्रोथ को बच्चों मेजर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, क्या ग्रोथ को मेजर कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। तो यदि ऐसा है तो कह दो कि ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, कर दो मेजर। ठीक है बात, चलो। तो हमने पढ़ा कि ग्रोथ एक परमानेंट, शब्दों पे ध्यान दो, ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है साइज ऑफ ऑर्गन में, उसे किसी पार्ट में, एनी पार्ट लिख लो, एनी पार्ट, या ऐसा कह लो उसका कोई एक इंडिविजुअल सेल। क्लियर है बात? हमने कुछ इसके फीचर पढ़ लिए।
चलो आओ, क्योंकि हमें बच्चों इस चैप्टर में प्लांट को डिस्कस करना है, तो हमें प्लांट के भी फीचर जो कि उसके ग्रोथ के रिस्पेक्ट में है वो देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे तो प्लांट नाराज हो जाएगा, तो उसको नाराज होने से बचाना है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट ग्रोथ, सॉरी फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ क्या क्या हो सकते हैं, 3 पॉइंट में बच्चों समझेंगे। हालांकि जो पॉइंट समझेंगे आप पढ़ चुके हैं एनाटॉमी वाले चैप्टर में। आओ देखो क्या क्या है। चलो सबसे पहला पॉइंट बच्चों देखो क्या है। पहला पॉइंट ये है बच्चों कि जो प्लांट ग्रोथ है वह जिंदगी भर होगा, यानी कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है वह थ्रू आउट लाइफ होगी। और यदि ऐसा है तो बच्चों हम कहते हैं कि जो प्लांट का ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेंट है। सब तो ध्यान दो, एग्जाम में पूछा गया है। प्लांट को देखो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, प्लांट ग्रोथ। सुना ध्यान से, प्लांट ग्रोथ, एनसीईआरटी के शब्द हैं ये। प्लांट ग्रोथ इज इन डिटरमिनेंट। प्लांट ग्रोथ इनडिटरमिनेंट है। जैसे बच्चों इनडिटरमिनेंट मिले, इस इनडिटरमिनेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड। क्या होगा बताओ, अनलिमिटेड। प्लांट की जो ग्रोथ है बच्चों अनलिमिटेड होगी। प्रश्न है क्यों, क्यों प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होगी। फिर से वहीं चलो एनाटॉमी वाले चैप्टर में। क्या बच्चों को मैंने ऐसा बताया है, नहीं बताया है, झूठ बोल रहे हो। क्या हमने आपको ऐसा बताया है कि प्लांट में 2 चीजें हैं, एक तो शूट एपिकल मेरिस्टम, एक तो रूट एपिकल मेरिस्टम। दुनिया जानती है कि रूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट के टिप पर होगा और शूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट के नीचे होगा। अरे उल्टा, रूट एपिकल मेरिस्टम होगा रूट वाले रीजन में, शूट एपिकल मेरिस्टम होगा ऊपर वाले रीजन में। तो आपको मैंने ऐसा कहा था कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वह कंटिन्यू डिवाइड होगा, जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो कंटिन्यू डिवाइड होगा और जिंदगी भर डिवाइड होगा जब तक प्लांट जिंदा है। और तब तक यदि डिवाइड होगा तो क्या प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। और क्या बच्चों शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम को हम ऐसा कह रहे हैं कि वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, तो ये तो लंबाई के रिस्पेक्ट में हो गया। और क्या गिर्थ भी बढ़ाने वाला कोई है, अरे है ना, कैम्बियम, अरे कॉर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, ये सारे नाम हम पढ़ चुके हैं। तो केवल इतनी बात कह लें कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या प्लांट की ग्रोथ जिंदगी भर होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसीलिए कह दिया कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेंट है, अनलिमिटेड है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ डिवीजन एक स्पेसिफिक एज तक होता है, ठीक, उसके बाद जो डिवीजन है वो रुक जाता है। अरे यार बोलो, यदि हम लंबाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो, अरे बोलो यार, ठीक, यदि ऐसा है। अच्छा, क्या आप बात जानते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यू क्या कर रही है, डिवीजन। और तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक शब्द लिखा सेल्फ परप्यूटेट। इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अस्थाई बनाना, अपने आप को मेंटेन करना, और यदि मेंटेन करना है तो इसको लगातार डिवाइड करना है, दैट्स इट। और यदि ऐसा है तो चिपकाओ। क्या चिपकाओ, देखो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेंट का मतलब ड्यू टू, बच्चों ध्यान से देखना, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट ग्रो। थ्रू आउट लाइफ, ठीक। देखो क्या लिखा, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट ग्रो थ्रू आउट लाइफ, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी के कारण। और एक्टिविटी है क्या उसका बताओ, अरे इसकी एक्टिविटी क्या है, डिवीजन। अरे एक्टिविटी मतलब नाचेगा थोड़ी ना भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही काम है क्या, डिवीजन। और लगातार डिवीजन होने के कारण प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, बात खत्म, ठीक। तो ये एक दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। आओ यहीं पर दूसरी बात समझें कि प्लांट का दूसरा फीचर क्या है, समझेंगे, ध्यान से सुनना। देखो दूसरा फीचर लिखो, देखो एनसीईआरटी के शब्द हैं, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाया है। एनसीईआरटी ये कहती है कि जो प्लांट का ग्रोथ है बच्चों वो ओपन है। बहुत ध्यान से देखो, देखो एनसीईआरटी लिखती है कि प्लांट ग्रोथ इज ओपन। अब ओपन का मतलब क्या, मतलब है यहां पर ओपन का क्या मतलब है, यहां पर खुला हुआ होना। खुला या हुआ होना का मतलब यह है कि इस बात को भी यहीं से जोड़ा गया है।
क्योंकि ये लगातार डिवाइड करेगा। अरे कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो नए सेल जोड़े जाएंगे, तो नए सेल का जोड़ा जाना ये कहलाता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो ओपन है, क्योंकि लगातार नए सेल जुड़ रहे हैं, नए सेल जुड़ रहे हैं तो प्लांट की लगातार उसकी ग्रोथ हो रही है, और यदि लगातार ग्रोथ हो रही है तो कह दिया कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है बच्चों? ओपन है। तो इस बात को भी यहीं अंग्रेजी में लिखा जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, देखो न्यू सेल, क्या लिखोगे? न्यू सेल्स एडेड, नए सेल जोड़े जाएंगे। क्यों? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, न्यू सेल्स एडेड थ्रू आउट लाइफ, नए सेल जोड़े जाएंगे थ्रू आउट लाइफ तक। तो बच्चों ये दो बात हो गए। चलो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं। जानते हो मेरी हाइट ज़्यादा है तो समझ रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दो पॉइंट हो गए बच्चों ये। आओ तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ऐसा एनसीईआरटी कहती है कि जो प्लांट का ग्रोथ है वह लोकलाइज्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। बच्चों ह्यूमन के अंदर यदि हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो ग्रोथ है बच्चों वो डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज का मतलब क्या? कि जितने भी ऑर्गन हैं उन सब में समान गति से ग्रोथ होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था, आपको याद करिए एनाटॉमी वाले चैप्टर में लोगों ने कहा था कि यदि आप एक प्लांट में एक कोई पर्टिकुलर जगह मार्क करिए और उस जगह पर आप एक पिन, कोई कील चुभा दीजिए, और आप 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद देखेंगे तो वो पिन वहीं पर है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लांट में ग्रोथ है वो कुछ स्पेशल जगहों पर हो रही है। बेसिकली कहाँ हो रही है? सूट एपिकल मेरिस्टम में और रूट एपिकल मेरिस्टम में। अरे ऐसा है क्या? तो प्लांट की ग्रोथ कुछ फिक्स लोकेशन पे हो रही है, इसीलिए कहा कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारी ग्रोथ कैसी है? हमारी ग्रोथ डिफ्यूज है। जब हमारे अंदर ग्रोथ होगा तो सारे ऑर्गन एक साथ ग्रोथ करेंगे, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो लोकलाइज है, कुछ फिक्स लोकेशन पर होगा, कुछ सर्टन लोकेशन पर होगा ग्रोथ, इसीलिए प्लांट ग्रोथ कैसा? लोकलाइज। तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। देखो पहला पॉइंट क्या कहा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो इंडिटरमिनेंट है, रहने दो। दूसरा कैसा है? ओपन है। तीसरा कैसा है? लोकलाइज्ड है। चमका तो यहां पर लिखो। देखो क्या लिखोगे? प्लांट ग्रोथ अकर एट फिक्स लोकेशन, या सर्टन लोकेशन कह सकते हो, जो निश्चित जगह है वहीं पर बच्चों प्लांट की ग्रोथ होगी। क्या क्लियर है बात? चल इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मत देखो, सुनो। एनसीईआरटी बच्चों ये कहती है हमसे कि ठीक है, यदि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गन है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, तो उसकी ग्रोथ होते हुए हमें तो दिखेगी उसकी ग्रोथ। कि हाँ, मान लो कि तुम 2 साल पहले इतने बड़े थे, अब तुम 5 साल बाद, 10 साल बाद इतने बड़े हो गए। ठीक है बात? तो वो तो ग्रोथ हमें दिख रही है। एनसीईआरटी कहती है कि सेल के लेवल पर ग्रोथ कैसे चेक करोगे? एनसीईआरटी तुमसे ये पूछना चाहता है कि बताओ भाई, सेल के लेवल पर ग्रोथ कैसे चेक करोगे? तो लोग बेहोश हो गए, कैसे बताया जाए? तो एनसीईआरटी ने बताया। देखो क्या बताता है, कहते हैं वो, देखो क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। देखो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं कि कैसे सेल के लेवल पर ग्रोथ चेक करें। देखो ध्यान से सुनना, इधर देखो, एट सेलुलर लेवल, यानी कि सेल के लेवल पर जो ग्रोथ है बच्चों, ग्रोथ कैसे चेक किया जाए? तो फिर एनसीईआरटी ने कहा कि जो सेल के लेवल पर ग्रोथ है वो कुछ और नहीं है, वह इंक्रीज है। क्या है बताओ? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। यानी कि यदि सेल के लेवल पर हमको ग्रोथ को देखना है तो तुम देखो कि सेल में प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है क्या? सर हम जन्मे नहीं करते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अरे आपको मैंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वही तो प्रोटोप्लाज्म है। अब उस जो कुछ में भी है वो कौन है? सारे सेल ऑर्गेनल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का लिक्विड, यही तो है। और जिस दिन न्यूक्लियस को बाहर निकाल लो उस दिन वो जो मटेरियल है वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। जिस दिन सारे सेल ऑर्गेनल को बाहर निकाल लो वो जो मटेरियल क्या हो गया? साइटोसोल। ऐसा आप जानते हैं यदि ऐसा
तो यदि हम मेजरमेंट करना चाहते हैं ग्रोथ का सेलुलर लेवल पे, तो कह दो कि जो ग्रोथ हो रही है वो प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज है। क्या बात समझ में आई? लेकिन फिर एनसीईआरटी कहती है लेकिन भाई ये जो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म है इसको मेजर कर पाना बहुत कठिन है। एनसीईआरटी ने ये शब्द लिखा, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जो ये इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म है, इंक्रीज इन, सुंदर सुंदर लिखा जाए, जो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म है बच्चों, डिफिकल्ट टू मेजर है इसको। अरे भाई ऐसा तो है नहीं कि बाहर से दिख रहा है, एक तो तुम, अच्छा क्यों डिफिकल्ट है? मुद्दा ये है कि डिफिकल्ट क्यों है। अरे भाई एक सेल है छोटा सा, उसको तो हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, सेल ही माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो उसका हम वेट कैसे बता देंगे कि, या उसका ग्रोथ कैसे बता देंगे कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे आना बोलो यार, ठीक। तो डिफिकल्ट है इसको मेजर कर पाना। देखो डिफिकल्ट, एक एक शब्द बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है और इसी को हमको डिकोड करना है, इसी को हमको समझना है। डिफिकल्ट इन मेजरमेंट, यानी इस प्रोटोप्लाज्म को हम बच्चों मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? हाँ तुम दुखी हो गए, अब हम क्या करें? एनसीईआरटी दुखी मत हो, कुछ इनडायरेक्ट तरीके हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट तरीके हैं। तुमको पिताजी से पैसे लेने हैं, तुम डायरेक्ट नहीं मांग सकते, तो तुम्हारे पास एक इनडायरेक्ट तरीका है, कौन? माताजी से होते हुए। तो वैसे सेल के अंदर, मैं कहा ना कि सब कुछ चोरी किया गया है बायोलॉजिकल सिस्टम से, तो यदि हमको नहीं, हम तो पैसा नहीं लेना है, ठीक, यदि हमें प्रोटोप्लाज्म को देखना है, उसका ग्रोथ चेक करना है, तो कुछ इनडायरेक्ट तरीके दिया गया। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आएगा, लेकिन मोर और लेस उसका जो वेट है या उसका जो ग्रोथ है हमको वो मोर और लेस मिल जाएगा। अरे मान लो कि जैसे मान लो ऐसे कह जाए कि ये कोई व्यक्ति है, मान लो हम हैं, ठीक, हमको तुम जो वेट करोगे तो मेरा वेट मान लो कि 80 किलो आता है, ठीक, 80 kg आया। किसी ने मुझे, कोई अनुभवी व्यक्ति उसने मुझसे देखकर कहा कि इनका जो वेट है वो लगभग 81 किलो का, तो लगभग का मतलब 80-81 में केवल 1 ही kg का अंतर तो हुआ ना यार। तो एक इनडायरेक्ट तरीका है, उस इनडायरेक्ट तरीके से हम मेजर कर सकते हैं प्रोटोप्लाज्म को। अरे आना बोलो यार, समझ में आ रहा है? तो देखो क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर ग्रोथ। कौन कौन से तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द को ध्यान से सुनना, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द एग्जाम में आया हुआ है। चलो आओ देखें क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। चलो देखो बच्चों, आओ आ जाओ, देखो, ठीक। सबसे पहले यदि हम इंक्रीज इन फ्रेश वट को देख लें, फ्रेश वट नहीं, यदि हम इंक्रीज देख लें फ्रेश वेट में, अरे आना बोलो, यदि मान लो कि कहीं पर फ्रेश वेट में इंक्रीज हो रहा है और उसको हम मेजर कर लें, इसका मतलब यह है कि प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ हो रही होगी। नहीं समझ में आया? मान लो 10 सेल हैं, कितने सेल हैं? 10 सेल। उन 10 सेल का साइज बढ़ा, तो जब साइज बढ़ा इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, और प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड है, वाटर है, और यदि वाटर बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म ही तो बढ़ रहा है। अरे हाँ ना बोलो यार। फ्रेश वेट का मतलब यह है कि जैसे तुम हो वैसे तुमको तौल दिया जाए, वही तुम्हारा फ्रेश वेट है। तो यदि हम फ्रेश वेट को नापें, इंक्रीज हुए फ्रेश वेट को, तो हमको प्रोटोप्लाज्म का आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे चमक रहा है। यदि हम फ्रेश वेट को नापें जो कि इंक्रीज हुआ है, मेजर करें फ्रेश वेट को, इंक्रीज हुआ है, तो फ्रेश वेट कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि क्या इंक्रीज हुआ है? वाटर कंटेंट इंक्रीज हुआ है। वाटर कंटेंट इंक्रीज होने का मतलब प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है। अरे यार, एक सेल 10 सेल, कितने सेल? 10 सेल। 10 सेल को तुमने मेजर किया, उसका वेट कुछ भी आया, ठीक। 10 दिन बाद हमने मेजर किया, उसका वेट कुछ और आया, पहले से ज़्यादा आया। पहले से ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि सेल की साइज बढ़ी। सेल की साइज क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके अंदर वाटर बढ़ा। वाटर क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ा। या ऐसा कह लो कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो वाटर बढ़ रहा है, ग्रोथ होगी तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा ही। अरे आना बोलो, और कैसे? और उसके अंदर सेल एंगल भी तो डबल हो रहे हैं यदि डिवीजन में जा रहा है तो। अरे आना बोलो, यदि इंक्रीज हम नाप लें फ्रेश वेट में, तो हम प्रोटोप्लाज्म को इनडायरेक्टली नाप रहे हैं। क्या बात समझ में आई? एक बात। चलो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि यदि हम इंक्रीज नाप लें, इंक्रीज इन ड्राई वेट, ड्राई वेट, यदि ड्राई वेट में इंक्रीज को मेजर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रोटोप्लाज्म को ही माप रहे हैं। जैसे फ्रेश वेट का मतलब, यदि हम यहां पर खड़े हैं, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी है हमारा फ्रेश वेट है। यदि तुम्हारे शरीर से
तुम्हारे शरीर से पानी खींच दिया जाए, सक्शन पाइप लगा के तुम्हारे शरीर से सारा पानी खींच दे, तो जब तुम्हारे शरीर से पानी खींच देंगे तुम्हारे अंदर पानी नहीं रह गया। और तुमको पता है, तुम बायोमोलिकुलर चैप्टर में पढ़ चुके हो कि हमारे शरीर का 70 से 90% जो वेट है वो वाटर वेट है। यानी तुम्हारे शरीर से यदि पानी निकाल दें तो तुम जो बचे ड्राई बचे, सूख गए तो उसको नाप लो, तो यह भी कहीं ना कहीं प्रोटोप्लाज्म को बताएगा। अरे आना बोलो। तो एनसीईआरटी ये लिखती है कि यदि हम इंक्रीज चेक कर लें ड्राई वेट में तब भी उससे हमें प्रोटोप्लाज्म की इनडायरेक्ट हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है बात। चलो आओ तीसरा पॉइंट समझो। कहते हैं कि यदि हम इंक्रीज चेक कर लें, इंक्रीज इन सेल नंबर, यदि सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उससे भी हम प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। ठीक, आओ चौथा। फिर ये सारे चारों पॉइंट हैं बच्चों, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। इंक्रीज इन लेंथ, यदि कहीं पर लेंथ बढ़ रही है तो उससे भी हम इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक, फिर पांचवा पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, यदि कहीं पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उससे भी हम प्रोटोप्लाज्म को या उससे भी हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है बच्चों कि यदि कहीं पर सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो रहा है तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या मामला है। ठीक है बात। तो 6 पॉइंट, कितने पॉइंट? 6। देखो कितने पॉइंट बताए? 6। पहला, फ्रेश वेट में बढ़ना, ये यहां लिख लो। क्या लिखोगे? देखो क्या लिखोगे, किस कलर से लिखना, इस कलर, भयंकर। क्या लिखना है? भयंकर। भयंकर इंपॉर्टेंट, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये लाइन भी भयंकर इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो फ्रेश वेट का बढ़ना, ड्राई वेट का बढ़ना, सेल नंबर का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, सरफेस एरिया का बढ़ना, इन सब से इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं किसको? प्रोटोप्लाज्म को। क्या बात समझ में आती है? अरे आना बोलो, जल्दी से चेप के आगे बढ़ो। ठीक, पहले कह दिया मैंने भागवत कथा मत सुनना, इसको लिखते रहना साथ ही साथ। चलो बच्चों आओ, नेक्स्ट हेजिंग है फेज ऑफ ग्रोथ। हमें ठीक है, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ की सारी बातें हमने कर ली। हमसे एनसीईआरटी कहती है कि फेज ऑफ ग्रोथ के विषय में भी कुछ बताओ। तो बताओ फेज ऑफ ग्रोथ के विषय में क्या क्या फेज हो सकते हैं ग्रोथ के। 1 मिनट रुकना। बच्चों 3 फेज हैं, इन फेज के नाम आप पहले भी सुने हैं लेकिन फिर से सुन लो क्योंकि हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है। और देखो ध्यान से, कितने फेज हो सकते हैं फेजेज ऑफ ग्रोथ। यदि हम फेजेज ऑफ ग्रोथ की बात करें बच्चों तो एनसीईआरटी हमसे ये कहती है कि जो फेजेज ऑफ ग्रोथ है, जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है, उसको 3 रीजन में, 3 जोन में, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। देखो क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनना। पीरियड ऑफ ग्रोथ, पीरियड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या 3 रीजन कह सकते हो, कुछ भी कह लो, 3 पार्ट्स में या 3 रीजन में। इनके नाम लिखेंगे बच्चों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम देखो क्या है, पहला नाम है बच्चों मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या नाम? मेरिस्टेमेटिक जोन या मेरिस्टेमेटिक पीरियड या मेरिस्टेमेटिक पार्ट। दूसरे पार्ट का नाम बच्चों इलॉन्गेशन जोन। कौन सा जोन? इलॉन्गेशन। इलन मस्क नहीं कहना है, इलॉन मस्क मत कह दो, इलॉन्गेशन जोन कह दो। ठीक। तीसरा मैचुरेशन जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैचुरेशन, ये 3 हमें पीरियड के विषय में समझना है। और बच्चों यदि हम इन तीनों पीरियड के विषय में समझना चाहते हैं तो तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि एग्जाम्पल ले लो रूट कैप का। किसका एग्जाम्पल ले लो? रूट कैप का। रूट कैप आप जानते हैं, एनाटॉमी में आपने इसको पढ़ा है। यदि आप एनसीईआरटी लेकर बैठे हो तो आप मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर खोलिए, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर ओपन करिए। मिला? मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आप 1-2 पॉइंट आगे बढ़िए जहां पर रूट की तारीफ की गई है और जहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट दिखाया गया है। शायद नई वाली एनसीईआरटी में होगा ही नहीं, लेकिन जहां पर रूट की तारीफ की गई है उसी के बाद एक हेडिंग देखो लिखा होगा रीजन ऑफ रूट। दिखा?
देखा क्या? ठीक, राइट साइड में देखो एक फिगर बना होगा, उस फिगर में एक रूट कैप बना हुआ है और उस रूट कैप में सबसे पहले तुम्हें हेयर दिख रहा होगा और वहां पर 3 जोन बने होंगे, मेरिस्टेमेटिक जोन सबसे नीचे, उसके बाद इलॉन्गेशन जोन और सबसे ऊपर मैचुरेशन जोन, तीनों जोन बने हैं। ठीक, इन्हीं तीनों जोन की हमें तारीफ करनी है और तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि इन तीनों जोन की तारीफ करनी है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल रूट कैप का है, रूट कैप को लेकर समझो। तो आओ समझते हैं, रूट कैप को लेकर इन तीनों जोन की तारीफ करें। ठीक, तो तीनों जोन की तारीफ करनी है तो यहीं से शुरू करते हैं। आओ सबसे पहले हेडिंग बच्चों मेरिस्टेमेटिक जोन, आ जाओ। मेरिस्टेमेटिक की तारीफ करेंगे, आइए। चलिए, यदि आपसे हम कहें कि आपको मेरिस्टेमेटिक नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ कर लोगे? अरे मेरिस्टेमेटिक क्या तुमको पहले पढ़ा दिया गया? अरे पढ़ाया नहीं गया, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया। एनाटॉमी वाले चैप्टर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने बहुत बढ़िया सा डिस्कस किया हुआ है। लेकिन चलो, क्योंकि इस चैप्टर में फिर से आया हुआ है एक बार नाम, तो एक बार इसके विषय में फिर से तारीफ करेंगे। चलिए आइए, बिल्कुल शुरू से इसके विषय में तारीफ करेंगे बच्चों, एक एक लाइन इसके विषय में समझेंगे कि मेरिस्टेमेटिक जोन क्या है। अच्छा, सबसे पहले बात हम आपसे ये कहें, क्या मेरिस्टेमेटिक जोन की वह टिश्यू या वह सेल, उनकी तारीफ में यदि हम कहें कि वह सेल लगातार और लगातार डिवाइड होती है, उनकी एक ही विशेषता है कि वह डिवाइड होती हैं बार बार, तो यदि वह डिवाइड हो रही हैं बार बार तो बच्चों क्या पहले पॉइंट में ऐसा लिख दिया जाए कि ये डिवाइड करती है? ध्यान से देखना, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, तुम्हारी एनसीईआरटी एक शब्द लिखती है रिपीटेडली, यानी कि रिपीट करती है अपने डिवीजन को, बार बार डिवाइड कर रही है ऐसा? ठीक है, बात बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो क्या हम ऐसा कह लें, क्या हम लोगों ने ऐसा कहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है? अरे हाँ ना बोलो, क्या हम लोगों ने इसकी तारीफ की है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस है लार्ज न्यूक्लियस? और यदि ऐसा है तो बच्चों क्या हमने ऐसा भी कहा है कि इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर वैक्यूल, बहुत ध्यान से सुनना, क्या इसके अंदर वैक्यूल एब्सेंट है क्या? यानी इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। क्यों प्रेजेंट नहीं है वैक्यूल? याद करो उस चैप्टर में बच्चों, क्या हमने कहा था कि ये बार बार डिवीजन करेगा, बार बार डिवीजन करेगा, इसको बहुत ज्यादा चलना है तो बहुत ज्यादा इसको चलना है, क्या वो बोझा लेके चल पाएगा? अरे वैक्यूल का काम ही क्या है? स्टोरेज। अरे भाई इसको जब लाद दोगे सामान तो क्या ये चल पाएगा क्या? अरे नहीं चल पाएगा, इसीलिए तो वैक्यूल एब्सेंट कर दिया गया। अरे आना बोलो यार, तो वैक्यूल एब्सेंट है क्यों? क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है? डिवीजन। क्या बात समझ में आई? चलो आओ आओ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अच्छा, यदि इसके अंदर वैक्यूल नहीं है तो जितने भी सेल्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो वो जो कनेक्शन है बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, बहुत ध्यान से सुनना, अबंडेंट, देखो बहुत बढ़िया शब्द यूज किया उसने, अबंडेंट, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। कोई नहीं पूछेगा सर कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, दुनिया जानती है, तुम भी जानो, नहीं जानते हो तो डॉट 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 वाला इस बार, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक, तो यहां पर अबंडेंट का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त, प्लाज्मोडेस्मेटल का मतलब 2 सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, उनके प्लाज्मा, सॉरी क्या, प्रोटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हैं, इसी को क्या कह रहे हैं हम? प्लाज्मा। अरे भाई 2 नाम पढ़े थे, एक तो मिडिल लेयर, ठीक याद है, और एक क्या पढ़ा था, सब भुला दिया, एक मिडिल लेयर और एक क्या, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, यानी दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट है तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। अच्छा, अबंडेंट का मतलब क्या? अबंडेंट का मतलब क्या? आओ अबंडेंट का मतलब समझो, देखो एक सेल ये, 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 एक सेल ये और 2-4 सेल बना दो ऐसे। ठीक, क्या ऐसा हम जानते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल का यदि साइटोप्लाज्म कनेक्ट है बच्चों तो उसको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहा। ठीक, अबंडेंट का मतलब ये जो सेल है, ये सेल, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये नीचे वाले से भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे, मतलब सारा कनेक्शन है, इसी को तो अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कह के पुकार रहे हैं। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, चमका, चमक गया तो आगे बढ़ो, ऐसे मिटाओ इसको। ठीक, तो अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। क्लियर है बात? एक पॉइंट और देखो, ध्यान से सुनना, देखो क्या तुमको पहले ऐसे बता दिया गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, क्या है?
डेंस साइटोप्लाज्म या डेंस प्रोटोप्लाज्म। बच्चों डेंस का मतलब, डेंस का मतलब बहुत गाढ़ा है क्या? अरे डेंस का मतलब यह है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एंजाइम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो रिच है प्रोटोप्लाज्म एंजाइम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए वो कैसा है, वो डेंस है। यानी कि जहां पर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है जिस भी सेल के अंदर, तो कह दो आंख बंद करके कि वो सेल रिच है या उस सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस है। क्योंकि यदि मेरिस्टेमेटिक या यदि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बच्चों यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उसके अंदर एंजाइम ज़्यादा है, और एंजाइम ज़्यादा है क्योंकि आपको मैंने पीछे पढ़ाया शायद फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कि एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए एक्वस इन्वायरमेंट होना जरूरी है। चमका। एक बात लास्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और समझो, अलग कलम से लिखा जाएगा, देखना बच्चों। ऐसा कहा गया, कैसा कहा गया? ऐसा कहा गया कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स की सेल्स हैं, सब तो ध्यान देना, जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स की सेल हैं, यानी कि यहां पर जो सेल्स हैं बच्चों, इन सेल्स में जो सेल वॉल है, बहुत ध्यान से, इन सेल्स में जो सेल वॉल है बच्चों वह प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। बहुत ध्यान से सुनना, जो यहां पर सेल वॉल है बच्चों वो कैसी है? प्राइमरी। और दुनिया जानती है इस बात को, जो प्राइमरी सेल वॉल होगी कैसी होगी? थिक। अरे एक उड़ता हुआ तमाचा पड़ेगा। अरे भाई जो प्राइमरी सेल वॉल है बच्चों वो थिक नहीं होती, वो थिन होती है। अरे कह लोगे क्या? और यदि थिन है तो फिर से एक बात कहो कि यदि ये थिन है बच्चों तो यह बेसिकली किसकी बनी है? बताओ बताओ रे, किसकी? सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की बनी है। क्लियर है? चमका। तो कितने पॉइंट? डिवीजन करेगा बार बार। इसका न्यूक्लियस लार्ज है, वैक्यूल एब्सेंट है, अबेंडेंट प्लाज्मोडस मेटल कनेक्शन है, ठीक, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, सेल वॉल इसकी कैसी? प्राइमरी और थिन, और किसकी बनी? बेसिकली सेलुलोज की बनी। क्लियर है बात? चलो आओ नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़े। इस जोन का नाम बच्चों क्या है? देखो नाम से स्पष्ट है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब यह जो जोन है यह रिस्पॉन्सिबल है क्या बढ़ाने के लिए? ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अरे आना बोलो यार, चलो आओ देखो चमकाएं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इसको लिखो, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट। चलो दूसरे की तारीफ की जाए। आओ देखो दूसरे की तारीफ करो। कलर बदल लो। तुम बदलो सर, हम क्यों बदलें? दूसरा, अच्छा हम ही बदल देते हैं, परेशान मत हो। दूसरा इलॉन्गेशन जोन। बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पर कुछ बातें हैं जहां पर बच्चे बेहोश होते हैं, तो हमें बेहोश होने से बचना है। इलॉन्गेशन, देखो इलॉन्गेशन की तारीफ में बच्चों क्या क्या लिखा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनो। इलॉन्गेशन, देखो क्या क्या ऐसा कहने सबसे पहली बात कि यह रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज ऑफ ग्रोथ इन रूट। सर रूट काहे कह रहे हो? क्योंकि एग्जांपल रूट कैप का लिया था, रीजन ऑफ रूट लिया था। अरे है ना, बोलो यार। तो पहला पॉइंट बच्चों इसके तारीफ में ये कह दो कि यह रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल कुछ भी कह लो अंग्रेजी, रेस्पॉन्सिबल फॉर 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 इंक्रीज ग्रोथ। क्योंकि हम रूट कैप की बात कर रहे हैं, हम रूट की बात कर रहे हैं, तो आगे हम रूट लिख सकते हैं। ठीक है बात? सबसे मुख्य बात जो यहां पर पूछा गया है, इसीलिए कलर बदला जा रहा है। देखो यहां पर जो बच्चों दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है कि यहां पर इंक्रीज है, इंक्रीज वैक्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेल है वहां पर सेल के अंदर इंक्रीज वैक्यूलेशन हो रहा है। क्या होता है समझेंगे, लेकिन एक बात बताओ, क्या हमने ऐसा पढ़ रखा है कि प्लांट में 90% स्पेस वैक्यूल घेरता है? घेरता है। अरे वैक्यूल 90% स्पेस घेर रहा है। और क्या हमने ऐसा भी पढ़ा है कि प्लांट सेल के शेप को कुछ हद तक या बहुत हद तक डिसाइड करने का काम वैक्यूल का है? अरे आना बोलो यार। तो यदि वैक्यूल की साइज बढ़ेगी बच्चों, तो क्या ऐसा कह लें कि सेल का साइज बढ़ेगा? अरे आना बोलो। अभी वैक्यूलेशन क्या होता है समझेंगे, लेकिन यह समझो, चर्चा का विषय है, लेकिन यह समझो कि यदि वैक्यूल की साइज बढ़ रही है तो क्या सेल का साइज बढ़ेगा? अरे आना बोलो, अपने छोटे दिमाग पे जोर दो, ज्यादा जोर मत देना। ठीक है बात कि यदि वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि सेल का भी इनलार्जमेंट होगा। तो 3 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि सेल इनलार्जमेंट होगा। ठीक, तो 3 पॉइंट हमने इस जोन के लिए ध्यान रखे। पहला, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। दूसरा,
वैक्यूलेशन करेगा, इंक्रीज वैक्यूलेशन करेगा, और तीसरा जब वैक्यूलेशन होगा तो सेल इलॉन्गेशन होगा। कैसे होगा आओ समझें। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। चलो आओ देखते हैं, देखो क्या कहना चाहते हैं हमसे। देखो रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा फिगर बना ले हम, फिर तुम्हें समझाएं। देखो बच्चों, देखो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक वैक्यूल है, होगा वैक्यूल, स्वाभाविक सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, सेल अपने डिवीजन में है, डिवीजन में है, अब डिवीजन से आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो मैच्योरनेस की, अभी मैच्योर हुआ नहीं है, मैच्योरनेस की तरफ बढ़ रहा है। और यदि सेल डिवीजन कर रहा है तो क्या उस सेल के अंदर नए नए मॉलिक्यूल बनेंगे? अरे भाई, नए बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा, और जब बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा तो वो स्टोर कहाँ होगा? वैक्यूल के अंदर। ध्यान से देखो, जब वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कि बन रहा है, जब वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा बच्चों, तो क्या ऐसा कह लें कि धीरे धीरे वैक्यूल का साइज बढ़ेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो, यही तो बताया। अरे भाई यही तो सेल है, देखो ये रहा सेल, ये रहा सेल, कलर बदल दो भाई, ये रहा सेल, इस सेल के अंदर ये है बच्चों इसका वैक्यूल, ठीक। अब इस सेल में नए नए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, नए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा तो सेल का जो वैक्यूल है बच्चों ये बढ़ेगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, बढ़ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो, तो इंक्रीज हो रहा है क्या? वैक्यूलेशन, वह वैक्यूलेशन। और यदि इंक्रीज हो रहा है वैक्यूलेशन का तो क्या सेल इनलार्जमेंट होगा? होगा। बहुत अच्छी बात। आओ आओ देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि एक पॉइंट अभी इसमें और ऐड करना है। देखो ठीक, वैक्यूलेशन हो गया। अब समझना, एक पॉइंट एनसीईआरटी बच्चों और कह रही है कि जो हम मेरिस्टेमेटिक जोन की बात कर रहे थे, जहां पर सेल वॉल प्राइमरी था, प्राइमरी था यानी थिन था, अरे थिन था ना। अब कब? जब सेल अपने इलॉन्गेशन जोन में है, उस समय बच्चों न्यू सेल वॉल मटेरियल बनना शुरू होगा, यानी सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होगा। और तुमको पता है कि सेकेंडरी सेल वॉल बनने का मतलब यह है कि वही हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन, एक तो उसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, दूसरे उसमें थोड़ा थोड़ा, कितना थोड़ा थोड़ा लिग्निन और सुबेरिन भी डिपॉजिट होगा। अरे है ना बोलो, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। इसी स्ट्रक्चर को बच्चों ऐसे बनाया, देखना ध्यान से, ऐसे इसको कह दो कि यहां चल। जादू देखो सर, ये सब जादू है, ये सब जादू सीखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। देखो ये जो सेल है बच्चों, क्या इस सेल में अब धीरे धीरे डिपोजिशन होगा न्यू वॉल मटेरियल का। और वो न्यू वॉल मटेरियल बच्चों कुछ और नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो, वो न्यू वॉल मटेरियल कुछ और नहीं है, वो न्यू वॉल मटेरियल है लिग्निन और सुबेरिन। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां इसको ऐसे रंग दो, यानी कि ये मतलब ये हो गया कि नए मॉलिक्यूल या इस सेल वॉल के पास अब नया मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। और इसी को तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, बहुत ध्यान से सुनना, इसी को तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि न्यू वॉल फॉर्मेशन। देखो ध्यान से, न्यू वॉल फॉर्मेशन, न्यू वॉल, न्यू वॉल फॉर्मेशन या डिपोजिशन एनसीईआरटी लिखती है। न्यू वॉल डिपोजिशन होगा, न्यू वॉल मटेरियल डिपोजिशन होगा। और बच्चों कह दो कि वह जो वॉल है वह वॉल कुछ और नहीं है रे, सेकेंडरी है। कह दोगे क्या? नहीं कह पाओगे। तो 3 से 4 बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहला क्या? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंक्रीज के लिए, ग्रोथ के लिए। दूसरा, वैक्यूलेशन होगा तो सेल इनलार्जमेंट होगा। और तीसरा, क्योंकि यदि मेरिस्टेमेटिक से इलॉन्गेशन की तरफ जा रहा है तो कह दो कि नया सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी होगा। और सेकेंडरी का मतलब क्या? लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होगा। कह लोगे? चलो आओ अंतिम पॉइंट इस जोन का समझते हैं। अंतिम क्या है? अरे 3 थे ना यार, देखो कहाँ गया, ये है, ठीक। मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा मैच्योरेशन। चलो आओ तीसरे की तारीफ करें कि मैच्योरेशन क्या है। आओ देखते हैं मैच्योरेशन। देखो मैच्योरेशन में कुछ है नहीं बच्चों, मैच्योरेशन तो आप पहले से भी जानते हैं, इसकी तारीफ आप कर चुके हैं, लेकिन चलो एक बार फिर से इसकी तारीफ कर दी जाए कि मैच्योरेशन क्या है।
देखो क्या मैच्योरेशन का मतलब ऐसा कहने कि अब जो सेल्स हैं वह धीरे धीरे मैच्योरनेस की तरफ बढ़ रही हैं? अरे हाँ ना बोलो। तो क्या इस पॉइंट को ऐसे लिख दिया जाए, यहां पर अंग्रेजी में देखो, शुद्ध अंग्रेजी के शब्दों में लिख दिया जाए कि सेल सेल सेल, एक मिनट रुको इसको थोड़ा सा, हाँ, सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेल मैच्योर हो रही हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। 3 पॉइंट बच्चों में यहां लिखेंगे, एनसीईआरटी से उसको समझेंगे कि उसका मतलब क्या है और फिर उसको फाइनली एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहला क्या कि सेल मैच्योरेशन हो रहा है, दूसरा क्या, दूसरा देखो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी लिखती है कि वॉल थिकनिंग होगा, बहुत ध्यान से, वॉल क्या होगा, थिकनिंग होगा, थिकनिंग। और लास्ट पॉइंट जिस पे बच्चे बेहोश होते हैं, तुम्हें वही सुनने से बचना है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। चलो आओ समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन। क्या ऐसा हम जानते हैं कि बच्चों वो सेल, कौन सी सेल, वो सेल जो डिवीजन कर रही है वो मेरिस्टेमेटिक है, और जिस दिन मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवीजन बंद कर दिया, जैसे डिवीजन बंद किया उसको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज कर दिया जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, जब तक वो डिवीजन में है तब तक मेरिस्टेमेटिक है, जिस दिन उसका डिवीजन बंद हुआ वो कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा वॉल थिकनिंग क्या है, तीसरा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। एनसीईआरटी खोलो सभी लोग, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी। हम सर नहीं लाए थे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम क्लास में नहीं लाते हैं, हम वहाँ क्या लाएंगे, तुम देख थोड़ी ना हमारे घर में सब दिखता है, ये कैमरे की क्वालिटी कुछ है जी कि पीछे भी दिखता है। देखो जहाँ पर बच्चों एनसीईआरटी ने ग्रोथ रेट डिस्कस किया है, मिला क्या, ग्रोथ रेट, उसी ग्रोथ रेट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, देखो मिला, देखो सबसे सेकंड लास्ट लाइन देखो, यहाँ पे लिखा है कि द सेल ऑफ दिस जोन का मतलब ये जोन, कौन सी जोन, मैच्योरेशन जोन, सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। अब इस बात का मतलब समझो कि प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन क्या, बहुत ध्यान से समझना। जब तक सेल डिवीजन कर रही थी उसका काम क्या था, डिवीजन। मान लो किसी एक सेल ने सोचा, जो डिवीजन कर रही थी उस सेल ने सोचा कि मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, तो उससे कहा गया कि ठीक है, क्या टेंशन है, यदि तुम फोटोसिंथेसिस करना चाहते हो तो अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या बढ़ाओ ना यार। जब तुम अपने सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या बढ़ाओगे तो दुनिया जानती है क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद तुम खाना बनाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है। तो इस अच्छा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ बढ़ रहे हैं, ये ऐसा लाइन है कि इस पे मतलब अब जान दो बच्चे बेहोश होते हैं, लेकिन तुम्हें बेहोश में बचना है कि मतलब ये है कि यदि प्रोटोप्लाज्म के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ाए गए तो प्रोटोप्लाज्म का ही तो मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक, मान लो कोई दूसरी सेल है, वो सेल कहती है कि मुझे ज़्यादा एनर्जी बनाना है, मुझे ज़्यादा एटीपी बनाना है, तो फिर से सेल ने कहा कि यार यदि ज़्यादा एनर्जी बनाना चाहते हो तो अपने प्रोटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है। ठीक है बात। तो यदि सेल ज़्यादा एनर्जी बनाना चाहता है तो अपने प्रोटोप्लाज्म में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाने से मोर एंड मोर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एक बात, दो बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट जो है वो इसको यहाँ से कनेक्ट करो, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। कुछ सेल ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम मरना चाहते हैं तो कह दो मर जाओ, हम क्या करें, तुम मरना चाहते हो मर जाओ, हम क्या करें। लेकिन यदि मरना चाहते हो तो उसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि यदि मरना चाहते हो भाई तुम सेल, तो यदि तुम सेल मरना चाहते हो तो तुम अपने प्रोटोप्लाज्म को मारो। अरे भाई यदि किसी व्यक्ति को मरना है तो अपने आप को मारे तो मर गया। अरे यार, यदि किसी सेल को मरना है तो किसको मारेगा, प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को मार दिया तो सेल मर गया। और प्रोटोप्लाज्म को कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि आप एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि यदि हमें सेल को मारना है तो कुछ डिपॉजिट कर दो। क्या डिपॉजिट करोगे, लिग्निन और सुबेरिन। और जो लिग्निन और सुबेरिन है उसका डिपोजिशन इस डिग्री तक हो जाए कि प्रोटोप्लाज्म में पूरा लिग्निन भर जाए। यानी कि ये जो सेल था इसमें जहां पर प्रोटोप्लाज्म था यहां पर हमने लिग्निन जमा कर दिया, लिग्निन ये लिग्निन और सुबेरिन भर गया। अरे आना बोलो। और क्या लिग्निन और सुबेरिन जब भरना शुरू करेंगे तो क्या सीधे पहले प्रोटोप्लाज्म में ही आ जाएगा क्या। अरे भाई बच्चों ध्यान से सुनना,
देखो ये ध्यान से सुनना, देखो 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 देखो, ये है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। ये है इसका सेल मेम्ब्रेन, ये है इसका सेल वॉल बाहर वाला। ठीक, जब हम यहाँ पर लिग्निन जमा करना चाहेंगे बच्चों, तो सबसे पहले लिग्निन का डिपोजिशन तो यहाँ पर होगा ना, इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वॉल यदि प्रेजेंट है तो यहाँ पर पहले लिग्निन जमा होगा। और जिस दिन, किस दिन? जिस दिन पूरे लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन यहाँ पर हो गया, ज्यादा हो गया, यानी वॉल थिक हो गई, यहीं पर नहीं माने, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, हम मरना चाहते हैं तो मरो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो फिर हमने इनके प्रोटोप्लाज्म में भी लिग्निन जमा कर दिया। यही है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। एक बार फिर से पूरी बात आराम से सुन लो। देखो, कौन कह इतना तेज बोलो। देखो, सेल मैच्योर हो जाएगा डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, ठीक है, बात होने दो, हमको मना नहीं करना है। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब, यदि उस सेल को ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना है तो उस सेल के प्रोटोप्लाज्म में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ाओ, बढ़ा दिया। अरे आना बोलो। यदि उस सेल को ज्यादा एनर्जी बनाना है तो उस सेल के प्रोटोप्लाज्म में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाओ, बढ़ा दिया। यदि सेल मरना चाहता है तो कहो कि मरो, हम क्या कर सकते हैं, मरो, तुम्हारा मरने का मन है। लेकिन जब तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा, डो डिपॉजिट करेंगे, उसका नाम लिग्निन और सुबेरिन है। और लिग्निन और सुबेरिन ऐसे कूद के बीच में तो प्रोटोप्लाज्म में आ नहीं जाएगा, पहले वो वॉल के अराउंड जमा होगा यहाँ पर, और जब वॉल के अराउंड जमा होगा तो क्या कह लें कि वॉल थिकनिंग होगा, और जब वॉल थिकनिंग हुआ तो और अंदर तक लिग्निन और सुबेरिन जमा होगा, तो कह दो कि वो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का हिस्सा तो है ही। अरे हाँ ना बोलो। और जिस दिन यहां पर आने लगा मामला, उस दिन सेल डेड हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी जिस सेल को जो काम करना है उसके लिए उसके प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन किया गया। क्लियर है बात? तो बच्चों, ये वो जोन थे जिसके विषय में हमने तारीफ की। ठीक, तो इसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दिया हुआ है पैरेलल लाइन टेक्निक। इसको समझेंगे कि पैरेलल लाइन टेक्निक क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसी आशा है कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको पूरी बात समझ में आई होगी। फिर कल इतना आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। बाकी हम लोग कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।